होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ नोन एज साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन इज अ पार्ट ऑफ सेल. तो हम यहाँ पे बात करेंगे आज साइटोस्केलेटन के बारे में, ये चीज़ होती क्या है. सो बिफोर गोइंग टू दैट लेट्स सी द वर्ड मीनिंग ऑफ साइटोस्केलेटन. तो साइटो का मतलब होता है हमारा दैट इज सेल एंड स्केलेटन का मतलब होता है अ फ्रेमवर्क. मतलब कहने का है साइटोस्केलेटन वो चीज़ है जो क्या करता है, हमारे सेल को एक फ्रेमवर्क देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, एक शेप देता है, एक ढांचा देता है. सो इसीलिए इसका नाम दिया गया है साइटोस्केलेटन. तो इसमें ऐसा क्या होता है कि इसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं. तो साइटोस्केलेटन जानने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो साइटोस्केलेटन है वो कहाँ पे होता है, किस वाले पार्ट पे साइटोस्केलेटन अपना रोल प्ले करता है. तो आपको पता है कि सेल के अंदर क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, राइट. यहाँ पे दो चीज होता है, एक तो साइटोप्लाज्म होता है. लोग जनरली कंफ्यूज करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है और सेल के अंदर जो मैट्रिक्स है वो दोनों सेम है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. लगभग सेम है पर दोनों में कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंसेस है. तो साइटोप्लाज्म में क्या है कि आपका जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, ओके, आपका जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, राइट, यहाँ पे इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है इसके अंदर. मतलब सेल के अंदर क्या है, फ्लूइड है, मैट्रिक्स, राइट. प्लस क्या होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं. तो ये मिलाकर आपको साइटोप्लाज्म बनाया जाता है. लेकिन हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स. तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो फ्लूइड है सेल के अंदर, ओके, इसी में अपना योगदान प्रोवाइड करता है साइटोस्केलेटन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, डिफरेंट मटेरियल्स प्रेजेंट हैं इस मैट्रिक्स के अंदर. वही साइटोस्केलेटन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर. तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है. कुछ लोग कहते हैं कि साइटोप्लाज्म होता है साइटो का मतलब, बट यहाँ पे एक सेल है, सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं उस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, आपके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन का करते हैं. सो हम यहाँ पे एक एक लाइन करके बेसिक तरीके से देखेंगे कि साइटोस्केलेटन का मतलब होता क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे देखिए, इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स दैट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोसोल. ओके, तो जो ये मैट्रिक्स है इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है हमारे सेल के अंदर, वही क्या है, साइटोसोल. ठीक है. और इस साइटोसोल के अंदर क्या है, एक प्रोटीन फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके क्या है, नेटवर्क बने हुए हैं. इस साइटोसोल के अंदर क्या है, कुछ प्रोटीन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स के नेटवर्क बने हुए हैं जो क्या करता है, एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोसोल. और साइटोसोल के पूरे एरिया में क्या है, ये फैला हुआ है. और यही जो पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा नेटवर्क है, दैट नेटवर्क इज नोन एज साइटोस्केलेटन. तो साइटोस्केलेटन यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एक फ्रेमवर्क दे रहा है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, एक शेप दे रहा है. जिस तरह से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में स्केलेटन चाहिए तो हमारी बॉडी को स्केलेटन के लिए क्या चाहिए, बोन चाहिए, राइट. अगर बोन नहीं होगा हमारे बॉडी में तो क्या होगा, हमारे बॉडी का जो एक पर्टिकुलर शेप है, जो एक ढांचा है, दैट विल नॉट बी डिफाइंड, वो डिफाइन नहीं हो पाएगा. उसी तरह से हमारे सेल को भी क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, राइट. सेल को भी क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए. सपोर्ट चाहिए कि मतलब सपोर्ट होगा तभी तो एक स्ट्रक्चर बनेगा. तो वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, साइटोस्केलेटन, राइट. चलिए, तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स. कह रहा है कि कैसे जो है हमारा साइटोस्केलेटन है जो दूसरे ऑर्गेनेल्स के भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है. वी विल सी हेयर, ओके, वन बाय वन. और क्या करता है, द डायमीटर्स ऑफ द सेल, सेल के डायमीटर को भी क्या करता है, बढ़ाता है. वो कैसे बढ़ाता है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. पहले तो चीज़ है, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट
ऑफ द सेल। तो इतना तो आपको पहले ही समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, सेल को क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, एक ढांचा दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन को क्या किया गया है, अलग अलग फंक्शंस के अलग बेसिस पे, नेचर पे क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। सो साइटोस्केलेटन में पहली चीज़ है कि जो जितने भी उसमें स्ट्रक्चर्स हैं, नेटवर्क बने हुए हैं, वो नेटवर्क किस चीज़ का बना हुआ है, वो नेटवर्क आपके बने हुए हैं प्रोटीन के। ओके, वो प्रोटीनियस इन नेचर है, उनका नेचर कैसा है, प्रोटीनियस इन नेचर है, वो प्रोटीन के बने हुए जितने भी आप साइटोस्केलेटन के पार्ट देखेंगे, दोज ऑल आर प्रोटीनियस इन नेचर, वो सारे क्या है, नेचर उनका प्रोटीन का है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, जो अलग अलग हमारे साइटोस्केलेटन के पार्ट हैं, दैट आर माइक्रोट्यूबुल्स, ओके, सेकंड आर माइक्रोफिलामेंट्स एंड थर्ड आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्लियर। हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारे पास जो साइटोस्केलेटन है उसमें जो अहम रोल अदा करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज आवर माइक्रोट्यूबुल्स, राइट। माइक्रोट्यूबुल्स जो होता है वो हमारे सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो पहले हम उसके बारे में ही डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए माइक्रोट्यूबुल्स के। तो जो माइक्रोट्यूबुल्स होता है दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ओके, दैट फ्रॉम विच माइक्रोट्यूबुल्स आर फॉर्म। उसी से क्या हो रहा है, माइक्रोट्यूबुल्स बन रहा है, ठीक है। अभी इसका देखिए एक स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे क्या है, एक इस तरह से स्ट्रक्चर बने हैं, न्यूक्लियस है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्पिंडल जैसा फिलामेंट, एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जब इस फिलामेंट स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, हम जूम करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। ये क्या है, ये है कॉलम ऑफ ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन एक तरह का वैसा प्रोटीन है जो हमारे साइटोप्लाज्म में लगभग हर जगह पे प्रेजेंट है, और ये खासकर वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ पे सेल डिवीज़न की प्रक्रिया होती है। तो सेल डिवीज़न की जहाँ पे प्रक्रिया होती है वहाँ पे ट्यूबुलिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मानिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, तो अगर कैंसर हो गया है किसी को, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसर में एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल होते हैं। तो एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल होता है तो वहाँ पे ट्यूबुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने क्या करना है, उस ट्यूबुलिन का जो प्रोसेस है उसको क्या कर देना, रिड्यूस कर देना है, जिसके कारण क्या हो, जो एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ हो रहा है वो हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग लेते हैं। एंटी कैंसर ड्रग लेंगे तो ये एंटी कैंसर ड्रग जो है वो क्या करेगा, ट्यूबुलिन जो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है उसको क्या करेगा, रोक देगा। तो रोक देगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल की ग्रोथ नहीं होगी, तो वो कैंसर क्या होगा, जो ट्यूमर बन रहा है वो रुक जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ट्यूबुलिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूबुलिन में क्या होता है कि ट्यूबुलिन जो हमारा प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है उसका जो लेंथ है दैट इज 25 नैनोमीटर, राइट। ट्यूबुलिन एक कॉलम जो बना रहा है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 25 नैनोमीटर का होता है, और ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलिन इज माइक्रोट्यूबुल्स जो बन रहा है ट्यूबुलिन की मदद से, वो क्या है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है। वो एक हॉलो स्ट्रक्चर बना हुआ, उसमें क्या है, बीच में स्पेस है, खाली जगह है। उसका जो डायमीटर होता है माइक्रोट्यूबुल्स का दैट इज 25 नैनोमीटर, और ये इन तीनों में से माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, थिक होता है। इनका जो डायमीटर है सबसे ज़्यादा है, राइट। अब देखोगे कि ये क्या है, ये जो आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट, these are these structures what are you watching here are the dimers of ट्यूबुलिन। ठीक है, डाइमर्स कहने का मतलब क्या होता है, डाइमर्स मैंने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ ट्यूबुलिन, राइट, दैट इज अल्फा ट्यूबुलिन एंड दैट इज
सेकंड इज बीटा ट्यूबलिन, ठीक है, दिस इज बीटा ट्यूबलिन। तो अल्फा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन का ये बना होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइमर्स। दो तरह के ट्यूबलिन है यहाँ पे, एक अल्फा और एक बीटा। इन दोनों की मदद से हमारा क्या हुआ है, माइक्रोट्यूबल्स बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया। और ये इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट होता है, याद रखना है कि जब सेल और हमारा इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट होता है दैट इज सेंट्रियोल्स, वहाँ पे हम आएंगे अभी। ओके, तो ये अल्फा और बीटा यूनिट जो है ट्यूबलिन का, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे माइक्रोट्यूबल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज हॉलो स्पेशियस इन नेचर। क्लियर। इनके स्ट्रक्चर से बात करने के बाद इनका जो नेचर है ट्यूबलिन का, उनके नेचर के बेसिस पे हमने इनके फंक्शन को क्या किया है, डिसाइड किया है। तो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा साइटोस्केलेटन है वो सिर्फ एक ही तरह का फंक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई चलो सेल का शेप दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया, काम हो गया, बस ऐसा नहीं। इसमें क्या है कि इनके साथ साथ जो प्रोटीन के नेचर हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट है या फिर जो हमारे माइक्रोट्यूबल्स हैं या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, उनके अलग अलग प्रोटीन के नेचर होते हैं, राइट। जैसे हमारे ट्यूबलिन का अलग नेचर है, क्रेटीन का अलग नेचर है ना, एक्टिन का अलग नेचर है। तो उनके नेचर के बेसिस पे यहाँ पे फंक्शंस भी डिसाइड किए गए। उन फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले माइक्रोट्यूबल्स के जो ट्यूबलिन है उनके जो नेचर है, उनके बेसिस पे जो हमारा फंक्शन दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर गाइस? चलिए, होप मे भी थोड़ा सा लेंदी हो जाए आपको समझाते समझाते, बट हैव पेशेंस एंड जस्ट सी हियर। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू सेट रेल ट्रैक्स फॉर जेनेटिक मटेरियल पूलिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा हो या फिर आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, या हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो, बट डोंट वरी, जस्ट स्टे हियर एंड फोकस हियर। आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आएगा कि किस तरह से सेल डिवीज़न में हमारा जो ट्यूबलिन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, एक हमने क्या बनाया, सेल बनाया, ठीक है। इस सेल में क्या होता है, सेंट्रोजोम होते हैं। सेंट्रोजोम डाला मैंने एक, ठीक है, इसका नेमिंग करा सेंट्रोजोम। इस सेंट्रोजोम के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं। हमने दो सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रोजोम के अंदर एक पेयर का होगा, और यहाँ पे भी हमने वैसा बनाया है, राइट। चलिए, बना दिया, गुड। अब ये सेंट्रियोल्स आप कहोगे ये परपेंडिकुलर है, ऐसा देखो इस तरह से नेचर में है, ये इस तरह से इसका पोजीशन है लाइक दिस। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ये आपको मानना है कि ये ऐसा ही होता है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं दैट इज लोकेटेड टू ईच अदर ऑन द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ये सेंट्रियोल्स और ये सेंट्रियोल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूबल्स के बने होते हैं। ये बात याद रखेंगे। अभी हम इनका जो सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से सेंट्रियोल्स हैं, उसमें कितने माइक्रोट्यूबल्स हैं। अब क्या होता है सेल डिवीज़न में, आपको पता है कि सेंट्रियोल्स क्या करता है, यहाँ पे हमारे जो स्पिंडल फाइबर हैं पहला, उससे पहले हमें क्या करते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लिया, ओके गाइस। इसके बीच में एक सपोर्टिंग स्टेज, सपोर्टिंग सेंटर होता है। इस सपोर्टिंग सेंटर को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, ठीक है, जो क्या करता है, क्रोमोसोम को सेंटर देता है। अब क्या होगा, यहाँ से एक सेंट्रियोल से एक स्पिंडल फाइबर आके इस काइनेटोकोर में जमा होगा, अटैच होगा, और फिर यहाँ से दूसरा इस वाले पे सेंट्रियोल पे आएगा, राइट। दूसरा सेंट्रियोल में ऐसे आएगा यहाँ से, फिर ये, ठीक है, ये दीज आर द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। और ये जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो रहा है ये भी किसका बना होता है, हमारे ट्यूबलिन का बना होता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर इसको बोलते हैं हम लोग। चलिए,
इतना हो गया। तो ये जो स्टेज होता है जब सेल डिवाइड होता है, ओके, सेल में जब डिवीज़न होता है, तो ये स्टेज एक तरह का स्टेज होता है जिसमें हम लोग जब सेल साइकिल पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न पढ़ेंगे, तो उसमें प्रोफेज, प्री मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इस तरह के स्टेजेस आते हैं। तो ये जो फेज होता है दैट इज ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज का हमारा ये क्या है, सेल डिवीज़न का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इस तरह के कंडीशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये एरिया है, ठीक है, सेंट्रियोल के चारों तरफ अब ये पेरीसेंट्रियोल एरिया मटेरियल कहलाता है। और इसी पेरीसेंट्रियोल के मदद से क्या होता है, जो हमारे ये स्पिंडल फाइबर बन रहा है वो उसी से उसका एक्सटेंशन फॉर्म है। वो उससे क्या होता है, एक्सटेंड। ट्यूबुलिन का एक खास स्ट्रक्चर, खास ट्यूबुलिन की खास बात ये होती है कि वो क्या करता है, पॉलीमेराइजेशन करता है। पॉलीमेराइजेशन कहने का मतलब कि उसमें क्या हो रहा है, माइक्रो ट्यूबुल्स आकर उसमें ट्यूबुलिन्स आकर जुड़ रहे हैं, और वो क्या हो रहा है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। फिर क्या होता है कि उसमें डीपॉलीमराइजेशन होता है, जिसके कारण वो फिर टूट जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होता है। ये नेचर है उसका। तो इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन भी हो रहा है और डीपॉलीमराइजेशन भी हो रहा है, जिसके कारण ये बनेगा भी और जल्दी टूटेगा भी। टूटने की वजह से क्या होता है, इसमें शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रो आपका स्पिंडल फाइबर होगा। तो अभी इस मेटाफेज में ये वाला सिचुएशन हो गया है हमारा, ठीक है। अभी क्या होगा कि जब ये एनाफेज पे जाएगा, नेक्स्ट साइकिल होता है एनाफेज, वहां पे जब जाएगा तो क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है, राइट, दिस क्रोमोसोम विल गेट डिटैच्ड। ये क्या होगा, यहां से डिटैच हो जाएगा इससे, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले तो पॉलीमराइजेशन हुआ, ठीक है, हमारे जो अल्फा एंड बीटा यूनिट्स का पॉलीमराइजेशन हुआ, जिसके कारण यहाँ पे पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, जीटीपी क्या होता है हमारा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। क्या करता है, इसमें जब पॉलीमराइजेशन होता है तो हमारा क्या होगा, ये बनेगा। लेकिन जब इसमें जब ये जीटीपी क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, मतलब ये क्या होगा, टूटेगा, हाइड्रोलाइज होगा, इसमें हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, तो ये क्या होगा, जीटीपी में बन जाएगा, सॉरी जीडीपी में बन जाएगा। तो इसी स्टेज के इनके पॉलीमराइजेशन और इनके हाइड्रोलाइजेशन के कारण ये क्या होता है, पहले तो बनता है और फिर ये क्या होता है, शॉर्ट होता है। इसकी एंड क्या होगी, शॉर्ट होगी। इसी की वजह से इसका जो नेचर है वो क्या होता है, पहले बनता है और फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होता है। और इस छोटे होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, अब क्रोमोसोम अलग हो रहा है। तो क्रोमोसोम होगा तो ये क्या होगा, इसका जो स्पिंडल फाइबर है जो हमारे ट्यूबुलिन का बना हुआ है, ये क्या होगा, छोटा होगा और इसकी तरफ से ये क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा, खींचेगा। तो खींचने की वजह से क्या होता है, हमारे सेल का डायमीटर क्या होता है, बढ़ता है, द डायमीटर ऑफ द सेल। तो ये भी कहता है कि जो हमारे सेल का शेप है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमारे सेल के शेप के डायमीटर को ये इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से कुछ कुछ क्या होता है हमारा। और ये जो फेज हो रहा है दैट इज हैपनिंग इन एनाफेज। ये मेटाफेज खत्म हो गया। जब ये प्रोसेस होगा, जब ये साइकिल यहाँ पे चलेगी, तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी विल परफॉर्म इन द एनाफेज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का जो साइकिल एनाफेज है, वहाँ पे ये क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर होगा एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो ये किसकी मदद से हो रहा है, ये जीटीपी एंड जीडीपी का जो कन्वर्ज हाइड्रोलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। और ये किस में हो रहा है, हमारा जो स्पिंडल फाइबर जो किसका बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है, ट्यूबुलिन का बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ, उसका ये नेचर है। यही चीज़ क्या इसके नेचर को इस तरह बनाती है, जिसके कारण हमारा सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। क्लियर गाइस, आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, राइट। तो हमने जो पहला है सेल डिवीजन में किस तरह से जेनेटिक मटेरियल को ये क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को एक रेल ट्रैक प्रोवाइड कर रहा है, एक रास्ता दे रहा है कि आपको क्या करना है, सेल को डिवाइड करना है। और ये नेचर इनका
होता है। ठीक है, चलिए आगे जाने से पहले हम कुछ बात कर लेंगे कि जो सेंट्रोसोम होते हैं, राइट, वो एक तरह का हमारा क्या है, सेंट्रोसोम जो है वो भी हमारा एक क्या है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है। तो उसके स्ट्रक्चर में भी कैसे हेल्प कर रहा है हमारा ट्यूबलिन, हमारा माइक्रोट्यूबुल्स। लेट्स सी, जैसे जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, दैट इज, मान लो कि हमने एक सेंट्रोसोम बनाया, राइट, जो अभी हमने देखा था ऊपर। इसके अंदर क्या है, ट्यूबलिन है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या है, सेंट्रियोल्स है। इस सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, चलिए इस सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। इसमें जो होता है वो 9+3 की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, और ये जो सारी हम बातें कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, यूकैरियोट्स की। यूकैरियोटिक जो सेल है हमारा, हम ये सारी बातें उसके रिगार्डिंग कर रहे हैं। तो हमें क्या होता है, 9+3 अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कुछ ज़्यादा ही। ओके, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this is 9। आपको दिख रहा है कि ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बने। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो ये ट्यूब स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ओके, तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर वो किस तरह से अरेंज्ड हैं। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं अभी हम। तो सेंट्रियोल में जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। देयर आर ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन अ सेंट्रियोल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सेंट्रियोल की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है, A B C A B C A B C A B C। तो ये जो है हम इसको अब क्या करेंगे, जोड़ के देखते हैं, राइट। देखिए, दिस को A को हमने ऐसे जोड़ा C के साथ, और फिर हमने इस A को जोड़ा C के साथ, और फिर हमने इस A को जोड़ा C के साथ, और इस A को जोड़ा C के साथ, इस A को जोड़ा C के साथ, इस A को जोड़ा C के साथ, इस तरह से। B C A B C, और इस A को हमने फिर वापस छोड़ा, ठीक है, C के साथ। तो इस तरह से जो हमारा लिंक बन रहा है, राइट, और हमने इससे जोड़ा, इसके साथ जोड़ा। तो ये जो हमारा पूरा लिंक बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है, लिंक दे रहा है, AC लिंकर्स। क्लियर गाइस, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं दैट इज नोन एज AC लिंकर। और यही AC लिंकर क्या करता है, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या कर रहा है, जोड़कर हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर को बनाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हमारे जो सेंट्रियोल्स हैं उसके स्ट्रक्चर्स को बनाने में मदद कर रहा है। तो ये इस तरह से, इसको हम और अगर वेरीफाई तरीके से देखें तो इस तरह से होते हैं ये। मान लो कि हमने एक ऐसा सेंट्रियोल बनाया, तो इसमें क्या है, 3 ट्रिपलेट्स हैं, 1 2 3,
तो इस तरह से टोटल आप काउंट कर से कितना 9 + 3 है, तो एक में कितना है 9 है, एक में कितना है 3 है, तो 9 × 3 अगर आप करते हो तो कितना होगा 27। मीन्स कहने का कि देयर आर टोटल 27 माइक्रोट्यूबल्स इन अ सेंट्रियोल्स। एक सेंट्रियोल के अंदर कितना होता है 27 माइक्रोट्यूबल्स बने होते हैं। वो टोटल माइक्रोट्यूबल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सेंट्रियोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एसी लिंकर क्या करता है, इन एसी लिंकर की वजह से ही क्या होता है, हमारी जो पोजीशनिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स है ना, जो ऑर्गेनेल्स हैं हमारे सेंट्रोजोम है जो वहाँ पे स्थिर है, वहाँ पे पोजीशंस के तौर पे है, इसी के बेसिस पे ये क्या है, इन लिंकर की वजह से ही क्या है वहाँ पे जुड़ा हुआ है। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे जो 9/3 अरेंजमेंट आपको याद रखना है कि जो हमारे माइक्रोट्यूबुल सेंट्रोजोम के अंदर होता है, राइट, जो सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं उसके अंदर 9+3 अरेंजमेंट होता है। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 27 नंबर टोटल ऑफ माइक्रोट्यूबल्स इन अ सेंट्रियोल। बट ये नंबर बदल जाता है जब हम फ्लैजेला और सीलिया की बात करेंगे। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा कैसे, कोई बोलता है 9+0 अरेंजमेंट है, कोई कह रहा है कि 9+2 अरेंजमेंट है, डबलेट है, कोई कह रहा है ट्रिपलेट है। यस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट फॉर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनेल्स। तो सेल के अंदर क्या हो रहा है अलग अलग। जब आप फ्लैजेला और सीलिया की बात करेंगे तो वहाँ पे स्ट्रक्चर बदल जाता है, ठीक है, तो हम देखेंगे वहाँ पे। तो आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे सेंट्रियोल होते हैं उस सेंट्रियोल के अंदर कैसा होता है 9+3 का अरेंजमेंट होता है। मतलब कहने का एक सेंट्रियोल जो है हमारा ये वाला ये जो हमारा है एक, उसमें कितना हो रहा है 27 माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी चीज बात करते हैं कि जब हम एक सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये हमारा सेंट्रियोल्स है, ठीक है। चलिए मान लिया ये तो हमने सेंट्रियोल इसको बोल दिया, राइट। और इसके चारों तरफ जो एरिया है, ये जो सारे हैं, राइट, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके चारों तरफ, दोज आर पेरीसेंट्रियोल्स, पेरीसेंट्रियोल्स बोलते हैं इसको। और ये पेरीसेंट्रियोल्स क्या है, उस तरह के सराउंडिंग्स, पेरीसेंट्रियोल्स आर द सराउंडिंग्स अराउंड द सेंट्रियोल्स दैट कंटेन्स 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूबलिन्स। ओके, इसमें क्या है, इन स्ट्रक्चर्स में भी क्या है, पेरीसेंट्रियोल्स के अंदर भी क्या है, ट्यूबलिन्स हैं। और जब हमने स्पिंडल फाइबर की बात करी थी तो यही ट्यूबलिन्स का एक्सटेंशन मिलके क्या करता है, यहाँ से ऐसे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। जो भी हमने आपने को दिखाया था कि जब मेटाफेज में होता है तो किस तरह से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, वो इसकी वजह से होता है। इसके अंदर जो पेरीसेंट्रियोल्स में आपके ट्यूबलिन्स प्रेजेंट है, राइट, उनकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके स्पिंडल फाइबर्स का जो माइक्रोट्यूबल्स बन रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। और सेंट्रियोल्स भी उसमें हेल्प कर रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पेरीसेंट्रियोल हैज आल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन में अपना योगदान दे रहे हैं। ओके, चलिए, होप क्लियरली आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं फटाफट और चलिए, ये थोड़ा समझाना था इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त लगने वाली बात थी, बट नाउ हमारे पास अब थोड़ा इजी होगा सारी चीज़ों को समझना। अगर आपको इतना ये समझ में आ गया कि माइक्रोट्यूबल्स क्या है, ट्यूबलिन्स क्या है, ओके, और ये किस तरह से पॉलीमराइजेशन करता है, किस तरह से हाइड्रोलाइज होता है, तो फिर आपको सारी दूसरी चीज़ें समझने में आसानी होगी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मोशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में सीलिया और फ्लैजेला का जो मूवमेंट है उसको क्या करता है, प्रोवाइड करने में मदद। मान लीजिए कि मैंने एक सेल बनाया, राइट,
सेल का हाफ पार्ट मैंने बनाया अभी। तो यहाँ पे इसके सरफेस में क्या है, सीलिया मौजूद है मानिए, चलिए ठीक है। विद इन द बेसल साइड ऑफ सेल क्या है, सीलिया प्रेजेंट है और यहाँ से एक फ्लैजुला भी प्रेजेंट है। ये फ्लैजुला और सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं। तो आपको एक चीज क्लियर याद रखनी कि जो सीलिया होता है, दिस सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स ओवर द सेल सरफेस, ओवर द सेल सरफेस। सीलिया जो होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में हमारे जो सेल पे जो सेल सरफेस है उसके ऊपर प्रेजेंट है और उसमें जो वहाँ पे जो फ्लूइड है उसको वहाँ से फ्लो होने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। वहाँ पे अगर कोई चीज़ आ रही है उसको क्या कर रहा है, वहाँ से हटाने में क्या कर रहा है, वो हेल्पफुल कर रहा है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सीलिया कहाँ पे हेल्प होता है, आप देख सकते हैं कि जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है या फिर जो आपका एयरवेज है, when you start to smoke और someone who would never smoke, वो क्या करता है, अगर स्मोकिंग करता है ठीक है तो उसको खांसी आती है, फिर आपके एयरवेज में क्या चला गया, डस्ट पार्टिकल्स चले गए हैं। सो यू स्टार्ट टू कफ, व्हाई दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग सो ड्यू टू सीलिया। ये सीलिया क्या करता है कि यहाँ पे जो फ्लूइड्स हैं आपके, राइट, आपने एपिथेलियल सेल में पढ़ा होगा तो किस तरह से सीलिया में भी क्या होता है, फ्लूइड्स सिक्रीट होते हैं जो क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है और वो डस्ट पार्टिकल्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को चिपका कर रखता है और उसको बाहर करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे सीलिया क्या कर रहा है, वो जो डस्ट पार्टिकल है ना, या फिर जो आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको बाहर करने का, उसको मूवमेंट देकर और उसको यहाँ से सेल सरफेस से बाहर करने की कोशिश करता है। तो ये फंक्शन है। लेकिन फ्लैजुला के साथ ये है कि वो ऐसा काम करता है कि जो एक मूवमेंट होता है, एक सेल के मूवमेंट को भी क्या करता है, वो वहाँ से चलाता है। तो जो फ्लैजुला होता है दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेल। फ्लैजुला हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेल। एक सेल के मूवमेंट को क्या करता है, करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम बात करेंगे और दूसरी चीज़ें, जैसे हमारे मान लो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो की बात करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि हमारा स्पर्म होता है ना। स्पर्म जब क्या होता है कि ओवा के पास जाने के लिए उसको क्या होता है, फ्लैजुला, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर उसके सेल में चाहिए। तो हमारा स्पर्म एक सेल है, उसमें क्या होता है, फ्लैजुला लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, राइट, ठीक है। हमारा स्पर्म है और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से, तो ये जो मूवमेंट होता है दिस इज ड्यू टू फ्लैजुला। तो ये क्या कर रहा है, एक स्पर्म सेल को ओवा तक जाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है फिर एग फर्टाइल होता है। अगर इस तरह का फ्लैजुला नहीं होगा तो हमारे एग के पास नहीं जा पाएगा और वो क्या होगा, फिर फर्टिलाइन। दूसरा एग्जांपल मैं सीलिया का एक और देना चाहूँगा कि जहाँ पे यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, जहाँ पे क्या होता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे एग्स क्या होते हैं, आते हैं, वहाँ से यूट्रस के पास आते हैं। तो वो कैसे हो रहा है, जो फ्लूइड बाहर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू सम हार्मोनल इम्बैलेंस और ड्यू टू सम हार्मोन्स। लेकिन उसके साथ साथ उनके जो फैलोपियन, वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होता है, जो यूट्रस का पार्ट होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। और वो सीलिया क्या करता है, जो मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे ओवा का, वो ये सीलिया उस ओवा को मूव करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि समटाइम्स जब स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं दैट किल्स और दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ सीलिया इन विमेन और इन लेडी। तो जो लेडीज़ या विमेन क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, देयर इज़ द रिडक्शन ऑफ सीलिया, ओके। सो उनको कभी कभी ऐसा होता है कि दे हैव टू, प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको थोड़ी सी क्या होती है, परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा सीलिया रिडक्शन हो जाता है। तो हम उसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। एक्टोपिक करने का मतलब कि आउट ऑफ यूट्रस के बाहर क्या होता है, प्रेगनेंसी काउज होने के चांसेस होते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल थिंग्स लेटर ऑन, बट आपको ध्यान रखना है कि ये सीलिया का फंक्शन होता है, राइट। अब हम कुछ इसमें जो सीलिया और फ्लैजुला के अंदर आपके
माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। लेट्स सी। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, फ्लैजला का। फ्लैजला और सीलिया का स्ट्रक्चर लगभग नेचर वाइज सेम होता है, बट जो फ्लैजला होता है दैट इज 1000 टाइम्स लॉन्गर दैन इट्स विड्थ। जितनी उनकी चौड़ाई होती है, जितना उनका डायमीटर होता है, वो उनसे 1000 टाइम्स बड़े होने की कैपेसिटी रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मान लो कि मैंने एक फ्लैजला का स्ट्रक्चर बनाया है अभी, राइट। तो इसके अंदर क्या है, आपके माइक्रोट्यूबल्स अरेंज्ड हैं इस तरह से, एंड दिस माइक्रोट्यूबल्स आर इन द डपलेट। मतलब कहने का कि ये क्या होते हैं, डपलेट में होते हैं, ठीक है, दो जो होंगे एक साथ होंगे इस तरह से। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, डपलेट। यही होता है इसमें। तो मैंने भी पहले बोला था कि जो सेंट्रियोल होते हैं वहाँ पे 9+3 अरेंजमेंट होते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, जब सीलिया फ्लैजला की हम बात करेंगे तो वहाँ पे सेंट्रियोल्स क्या, वहाँ पे जो आपके माइक्रोट्यूबल्स होंगे वो डपलेट में होंगे। क्लियरली इसको और थोड़ा हम बेसिक तरीके से देख लेते हैं, ठीक है, कि इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। सेल, राइट, मान लो कि फ्लैजला का ये सेल है, यहाँ पे क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स होंगे। तो कैसे होंगे, सी, यहाँ पे क्या होता है, एक तो हमारा अल्फा यूनिट होगा, ट्यूबलिन का पहले ही हमने बताया आपको, और एक बीटा यूनिट होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, बना लेते हैं इस तरह से। मान लो कि ये अल्फा यूनिट है, अल्फा ट्यूबलिन्स है, राइट, एंड नाउ दिस इज बीटा ट्यूबलिन्स। क्लियर गाइस, ये बीटा ट्यूबलिन है और ये अल्फा ट्यूबलिन है। हम इनके साथ क्या करेंगे, एक और बीटा ट्यूबलिन बना लिया, चलो, राइट, बना लिया, ओके, डन। और एक यहाँ पे बना लिया, ठीक। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं माइक्रोट्यूबल्स के इन द केस ऑफ फ्लैजला एंड सीलिया, राइट। ये होते हैं हमारे माइक्रोट्यूबल्स, ठीक। ये हमारे सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स कहलाते हैं, जो सेंटर में है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, राइट, जो अटैचमेंट का काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पोक्स। दिख रहा है ना, ऐसा ही जैसे लग रहा हो कि साइकिल के पहिए हैं, है ना, जिस तरह साइकिल के पहिए में स्पोक्स बने होते हैं उस तरह से। और यहाँ पे जो इनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नेक्सिन, ठीक है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। डपलेट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो 9+2 होता है, राइट। अब शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तो 1 में कितना है, 2 है, तो 9 में 1 में कितना है, 2 है, आई मीन मतलब एक इधर है और एक इधर है, तो कितना होगा, 9 × 2 18, और बीच में है एक आपका सेंटर पे, ठीक है, +2, तो ये कितना हो गया, 20। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं, जो सीलिया और फ्लैजला होते हैं उसमें टोटल क्या होते हैं कि एक डपलेट के साथ साथ वो जब पूरा बनाएंगे तो उसमें टोटल माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, दैट इज 20 इन नंबर्स। क्लियरली गाइज, होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इस तरह से सीलिया और फ्लैजला क्या करते हैं, इसके मूवमेंट में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा सब कुछ। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन लेटर ऑन, तो आप मुझसे
वापस कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। तो अब आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से ये क्या करता है, सपोर्ट भी देता है स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स। तो सेंट्रोजोम को बनाने में कैसे ये हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स में क्या हो रहा है, पेरीसेंट्रियोल्स हैं, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो वो एक सेंट्रोजोम को भी शेप देने में तो ऑर्गेनेल्स को ही बना रहा है। डायमीटर जैसे अपने सेल डिवीजन में देखा कि किस तरह से वो डायमीटर को इंक्रीज करेगा, किस तरह से हमारा सेल डिवाइड होगा तो उसका जो शेप है वो किस तरह से इंक्रीज करेगा, उस तरह से उसका डायमीटर इंक्रीज होगा। तो हमने ये देख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देख लिया। पोजिशनिंग ऑफ द ऑर्गेनल्स, ये भी देख लिया हमने कि किस तरह से जो हमारा ऑर्गेनल्स है, हमारे जो ऑर्गेनेलीज हैं, ओके, वो किस तरह से वहाँ पे पोजीशंस हो रहे हैं। जो एसी लिंकर्स हैं ओके साइटोप्लाज्म में, वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एसी लिंकर्स होते हैं सेंट्री माइक्रोट्यूबुल्स के, वो हमारे ऑर्गेनेलीज के पोजीशन में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनको बनाए रख रहे हैं। नाउ द रेसिस्ट कंप्रेशन ऑफ सेल। तो माइक्रोट्यूबुल्स का ये भी काम होता है कि जो हमारा कंप्रेशन ऑफ सेल है, जैसे कोई सेल है उसको प्रेस करते हैं तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर उसको रेसिस्ट करेगा तो वो सेल क्या होगा, लॉन्ग लीव होगा, ज़्यादा देर तक चलेगा, ज़्यादा जिंदा रहेगा, राइट। तो यही चीज़ होती है। तो क्या होता है, माइक्रोट्यूबुलिन जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ये कैसे काम करता है, जो ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर है यहाँ पे एसिटाइलेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एसिटाइलेशन प्रोसेस होता है जिसमें अल्फा यूनिट्स का क्या होता है, अल्फा ट्यूबुलिन का योगदान होता है। अल्फा ट्यूबुलिन के साथ क्या होता है, जो हमारा माइक्रोट्यूबुल्स है, जो हमारा माइक्रोट्यूबुल्स है इसके ल्यूमेन में, जो स्पेस है इसका, उसके ल्यूमेन में अल्फा यूनिट ट्यूबुलिन जो होता है वहाँ पे क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है उसके साथ में। और यही एसिटाइलेशन प्रोसेस क्या करता है, इसको रेसिस्ट करने में मदद करता है। जब कोई एसिटाइल ग्रुप ट्यूबुलिन के साथ जुड़ जाएगा तो वहाँ पे एसिटाइलेशन होगा और वो एसिटाइलेशन क्या करता है, रेसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशन ऑफ सेल में हेल्प करता है, राइट गाइस। तो होप आपको इतना समझ आया कि किस तरह से कंप्रेशन में भी हमारा क्या होता है, ट्यूबुलिन हेल्प करता है, राइट। ड्यू टू द एसिटाइलेशन ऑफ ट्यूबुलिन इसमें क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो ट्यूबुलिन है वो क्या हो रहा है, हमारा रेसिस्ट कर रहा है कंप्रेशन को। क्लियर। ओके गाइस, बोर नहीं होना है, राइट। अगर आप बोर होंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी। सो आपको स्टे ट्यून्ड हियर। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, बट समझाने के लिए थोड़ा मुझे समझाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा लेंदी हो रहा है। नाउ मेंटेन सेल शेप एंड, तो आपने ये पहले देख लिया किस तरह से सेल और शेप का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। सो द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स इज फिनिश्ड। ये सारा हमने क्या करा,